हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि, डायरेक्टर लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से मैं यहाँ से एक लेक्चर सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ जिसके माध्यम से मैं पूरी तरह से यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, यानी ओवरऑल कहें तो उत्तर भारत के अंतर्गत जो 8-9 स्टेट में जहाँ पे आप पीसीएस के एग्जाम में अपीयर होते हैं, इन सारे एग्जामिनेशंस का बारी बारी से जितनी सारी सिलेबस है, कितने सारे पेपर होते हैं, प्रत्येक स्थान पे यानी प्रत्येक स्टेट में अलग अलग पीएससी की क्या क्या सिलेबस है, वहाँ पे कितने नंबर के पेपर होते हैं, प्री कमेंस और इंटरव्यू ये टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, ये तमाम जितनी सारी बातें हैं, इन तमाम बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और आज के लेक्चर के माध्यम से मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं और आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं सबसे पहले यूपीएससी के बारे में एक ओवरऑल आपको बताऊंगा कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं, प्री में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं और ये पूरे मेंस कितने नंबर का होता है, फिर इंटरव्यू कितने नंबर का होता है और इसके आयु सीमा क्या है, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, ओबीसी और एससी एसटी के लिए अटेम्प्ट में क्या छूट दी गई है, इन तमाम इशू पे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ पेपर के थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस भी हम देंगे कि प्रत्येक पेपर में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, सिलेबस के अंतर्गत किन किन बातों को कवर किया गया है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के कुछ हम कट ऑफ भी आपको लेकर आए हैं जिसमें हम कट ऑफ को भी आपके सामने रखेंगे कि पीछे कुछ यूपीएससी के द्वारा संचालित इस एग्जामिनेशन में किस प्रकार के कट ऑफ रहे हैं। तो इन तमाम डायमेंशंस पे इस लेक्चर के माध्यम से मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। कुछ ऐसी बातें जो छूट जाती है, जो लेक्चर में कवर नहीं हो पाती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट के माध्यम से इन चीजों को पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे जो दिया गया है, संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है, आप पर्सनली व्हाट्सएप करके भी इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप वहां से पूछ सकते हैं। ओके, तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के माध्यम से ये पूरी तरह से ऑफलाइन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसी भी जानकारी को अपडेट रखने के लिए आप मेरे सोशल साइट्स यानी कोचिंग के ये सब सारे सोशल साइट्स हैं, आप इससे जुड़ सकते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग कोई भी न्यू अपडेट्स आता है, कोई भी न्यू वैकेंसीज आती है, इन तमाम सोशल साइट्स के माध्यम से फिर आपको अपडेट दिया जाता है। स्पेशली लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज का जो ये टेलीग्राम चैनल है, हालांकि इसके साथ साथ बीपीएससी स्पेशल बाई शशि सर करके भी एक टेलीग्राम चैनल है जिसके माध्यम से आपको जितने सारे अपडेट्स वगैरह होते हैं ये सब कुछ आपको प्रदान किया जाता है। ठीक है, और अच्छे खासे नोट्स मटेरियल वगैरह भी इस टेलीग्राम चैनल और ये तमाम सोशल साइट्स के माध्यम से मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं, तो आप भी इससे जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, बीपीएससी का और आगामी सीडीपीओ का जो एग्जामिनेशन अभी प्रस्तावित है, इसके लिए भी मॉक टेस्ट संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रत्येक रविवार को ये मॉक टेस्ट पूरे सभी किसी के लिए ये अलाउ है। आप इसमें आकर आप अपनी तैयारी को भांप सकते हैं, आप अपनी तैयारी को माप सकते हैं कि आप जिस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसके मॉक टेस्ट को लगाकर एक अच्छे खासे मॉक टेस्ट ये तैयार किया जाता है, जहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी ओवरऑल कहे तो बीपीएससी के जो पूरी सिलेबस है, जिस तरह से एग्जामिनेशंस में 150 क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है आयोग के द्वारा, लगभग उसी डायमेंशंस पे ये पेपर तैयार किया जाता है और ये मॉक टेस्ट को तुरंत उसी समय 2 घंटा में लेकर फिर इसको रिजल्ट दे दिया जाता है। और साथ ही साथ कुछ पेपर से रिगार्डिंग बातें भी यहाँ पे चर्चा कर ली जाती है, क्वेश्चन वगैरह। तो आप ही अगर बीपीएससी के स्पेशली ये एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। ओके, ये न्यू बैच लक्ष्य सिविल सर्विसेज के द्वारा हाल ही में स्टार्ट हुआ है, जिसमें मैं 7 से 8 बजे मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूं। एक काफी डेप्थ के साथ ये मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। इसका ओवरऑल सिलेबस इस मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर के अंतर्गत क्या कुछ होगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए लक्ष्य सिविल सर्विसेज, वहां पे इसका मैं कंप्लीट एक सिलेबस अपलोड किया हूं। उस सिलेबस के रिगार्डिंग ये पूरी तरह से क्लास चल रही है। स्पेशली ये बेनिफिशियल होगा जो लोग बीपीएससी की एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतिहास से लगभग 35 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 15 से 20 क्वेश्चन केवल मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल होगा आपको बीपीएससी 67वीं के लिए और साथ ही साथ सीडीपीओ के एग्जामिनेशंस के लिए। साथ ही साथ जो एग्जामिनेशंस बिहार एसआई का है, वहां पे भी मॉडर्न हिस्ट्री और काफी अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। इन तमाम एग्जामिनेशंस को दिमाग में ध्यान में रखकर ये सब्जेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग की क्लासेस भी 8 से 9 चलती है, तो आप इस न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट है बीपीएससी के लेकर, कल ही परसों ये बीपीएससी के द्वारा नया
आपको पता है कि बीपीएससी 67वीं का वैकेंसी अभी निकला हुआ है, जिसका फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है 67वीं का। इस 67वीं की वैकेंसी का प्रक्रिया मतलब फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। 500 समथिंग सीट पहले निकला हुआ था और इस सीट में कुछ और बढ़ोतरी कर दी गई है, 120 यानी 120 सीट के साथ और इसको बढ़ा दिया गया है, यानी सीटों की संख्या अभी 650 या इससे ऊपर हो गई है। तो ये कुछ न्यू अपडेट हुआ है। आपको पता है कि कल ही की डेट में जो बीपीएससी का आयोग है अमरिंदर जी, उन्होंने बताया कि जो 15 दिसंबर को एग्जाम प्रस्तावित था, ये 15 दिसंबर को अभी एग्जाम भी बीपीएससी पीटी का नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और अंतिम फेज का चुनाव ये 15 दिसंबर को है। तो जैसा कि मैं पहले भी क्लास में बताया था कि ये एग्जाम 15 दिसंबर को होने वाला नहीं है, क्योंकि 15 दिसंबर को पूरे बिहार में पंचायत इलेक्शन चल रहा है और इसके रिगार्डिंग सभी लोग वहां पे प्रशासन वगैरह सब कुछ वहां पे बिजी रहता है, इसलिए एग्जामिनेशन की संभावना कम थी। अंततः इसको बढ़ा दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यहाँ पे 2-3 दिन के अंतर्गत या 4-5 दिन के अंतर्गत इसका न्यू कैलेंडर जारी हो जाएगा, तो आप उसको देख लेंगे और फिर अपने रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। ओके, बढ़ते हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं यूपीएससी के अंतर्गत कितने सारे पेपर होते हैं और कैसे एग्जाम को पूरी प्रक्रिया को फुलफिल किया जाता है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी, आज हम केवल यूपीएससी की बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम बीपीएससी, देन उसके बाद यूपी पीसीएस और प्रत्येक स्टेट पीएससी के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आप चूंकि सिविल सर्विस का स्पेशल प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा कॉपी पेन आप लेकर बैठेंगे और इन तमाम चीजों को एक बार अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि आप जिस मैराथन दौर में उतरने जा रहे हैं उस मैराथन दौर का एक आपको आइडिया आपके पास होना चाहिए। सामान्य तो बच्चे मेरे पास भी आते हैं कि सर हमको सिविल सर्विस की तैयारी करना है। मैंने उनसे पूछता हूं कि मतलब क्या आप जो तैयारी करते हैं आपको पहले से पता है कि कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, आयोग के द्वारा कितने पेपर लिया जाता है, प्री मेंस इंटरव्यू क्या होता है। मेरा अनुभव इसमें बहुत कम स्टूडेंट ऐसे बता पाते हैं कि इतने पेपर होते हैं, इतने मार्क्स का होते हैं, हिंदी पेपर है, ये तमाम बातें हैं। तो इसलिए भी जो बिगनर्स हैं, जो अभी तैयारी करना प्रारंभ किए हैं, जिनको भी इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, यहां से आप उसको लाभ उठा सकते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और एक काफी रेपुटेड संस्था है जो पूरी तरह से इसके अलावा आईएएस पीसीएस के एग्जाम, आईएएस आईपीएस के एग्जाम के अलावा भी बहुत सारे यूपीएससी एग्जाम लेता है, जैसे एनडीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, ये तमाम एग्जामिनेशंस भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम जहां से आईएएस और आईपीएस ये सब कैटेगरी के लोग जहां से सेलेक्ट होते हैं उसका एग्जाम ये काफी चर्चा में रहता है। इस आयोग की एक खासियत ये है कि इसका कैलेंडर एक साल पहले ये सब कुछ जारी कर दिया जाता है कि अगले साल कब प्री होगा, कब मेंस होगा, इन तमाम चीजों की जानकारी पहले ही दी जाती है। इसलिए थोड़ा सा आसान और ये सब कुछ प्रक्रिया थोड़ा सा इजी होता है। 3 लेवल पे इसके पूरे एग्जामिनेशन प्रक्रिया चलती है। पहला प्री होता है, यानी जिसको प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। देन उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है, मेन एग्जाम। उसके पश्चात साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है। तो ये पहली बात आपको ये जानना होगा कि यूपीएससी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है वो 3 लेवल पे होता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इन तीनों फेज से आपको गुजरना होगा, फिर अंततः आपका मेरिट लिस्ट बनता है और फिर आप सिलेक्शन की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा कितने पेपर का होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन सेगमेंट्स यहाँ पे शामिल किए गए हैं। देन मुख्य परीक्षा, फिर साक्षात्कार के बारे में बातचीत करूंगा। यूपीएससी प्रीलिम्स के परीक्षा के अंतर्गत, यानी जो पीटी का परीक्षा होता है, इसके अंतर्गत टोटल 2 पेपर आते हैं। एक जीएस पेपर 1 और एक होता है जीएस पेपर 2, यानी जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2। तो ये 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, यानी पीटी में। जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 100 क्वेश्चन कुल पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 2 घंटा समय आपको दिया जाता है। 2 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना रहता है और इसमें 1/3 यानी 1/3 इसमें निगेटिव भी काटा जाता है। कहने का मतलब आप 3 गलत क्वेश्चन बनाते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, गलती में काट लिया जाता है। यहाँ के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब एमसीक्यूज टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन फिर वहाँ पे 4 ऑप्शन, आपको उसी में से टिक करके ओमार सीट पर इसको भरना होता है। ये जीएस पेपर 1 है। जीएस पेपर 1 के तहत ही पूरा आपका मतलब जीएस पेपर 1 के तहत ही आपका क्या बोलते हैं प्रक्रिया आगे बढ़ती है और मेंस के लिए ये निर्धारक है।
मतलब इसी से आपका अगले चरण के लिए मेरिट तैयार होता है। जीएस पेपर 2 जिसको हम आगे बातचीत करेंगे, ये केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग करने मतलब यहाँ पे टोटल 33% मार्क्स आपको ले लेना है। मतलब ये जुटता नहीं है आपका पेपर 1 में, या आपके रिजल्ट से इसको मतलब ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। आपके मेंस में जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आप मेंस में पहुंचेंगे, तो आपको मेनली किस पेपर पे विशेष ध्यान देना होता है? जीएस पेपर 1, जहां पे 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, और इसी पेपर के थ्रू जो मेरिट बनता है, और उस मेरिट के थ्रू टोटल जितना सीट है उसके 10 गुना लोगों को मेंस के लिए क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। पेपर 2 है जो जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें मात्र आपको 33% मार्क्स लाना होता है। 33% मार्क्स आप ला दिए तो फिर आप मतलब जीएस पेपर 2 को आप पास कर गए। आप यहाँ पे 100% भी ला ले तब भी इसका कोई विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। आपका ये मार्क्स पीटी के बाकी मतलब जीएस पेपर 1 से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल क्वालिफाइंग है, केवल आपको क्वालिफाइंग करना होता है। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 के तहत आपको 7-8 पॉइंट है जो आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। पहला, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। कहने का मतलब ये करंट अफेयर्स है, ये पूरी तरह से करंट अफेयर्स है, जिसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी सारी करंट अफेयर्स की घटनाएं हो रही हैं, प्रीवियस लगभग 1.5 साल आप तैयारी कर लेते हैं तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस के 1.5 साल पहले तक की आप अच्छी खासी आपको करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल महत्वपूर्ण घटनाएं, सभी घटनाएं तो इंपॉर्टेंस, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा। दूसरा इसका टॉपिक है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्पेशली यहाँ पे भारत के इतिहास के अंतर्गत आपका जितना सारा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न और खासकर आर्ट एंड कल्चर का जो हिस्सा होता है वो काफी महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास के अंतर्गत। और दूसरा यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इन द सेंस जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट है उसको आपको इसके अंतर्गत कवर करना है। आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरा लगभग 2 फेज में है, जो 1707 से लेकर 1947 तक का ये जितना पीरियड है इसको मॉडर्न हिस्ट्री के तहत सामान्यतः रखा जाता है। इसमें 2 फेज में है। एक तो भारत में ब्रिटिश कंपनी आती है और अंग्रेज वहां पे भारत को किस प्रकार से गुलाम बनाते हैं, ये तो एक फेज हुआ। उसके पश्चात से 1857 की क्रांति के पश्चात जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसको हम राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं, वहां से सेकंड फेज स्टार्ट होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भी विशेष तौर पर बात करें तो जो सेकंड फेज होता है ये थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ पे डायरेक्ट दिया है राष्ट्रीय आंदोलन। इसका तीसरा टॉपिक है भारतीय एवं विश्व भूगोल, भौतिक, सामाजिक, भारत का और विश्व का आर्थिक भूगोल। कहने का मतलब यहाँ पे कंप्लीट तौर पे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंक्लूडिंग मैपिंग का जितना सारा सेक्शन है यहाँ पे कवर किया जाता है। इसका अगले टॉपिक है भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक वित्त, अधिकार संबंधी मुद्दे। ये पूरा सेगमेंट आपको पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन है। पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से सारे सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये है। अगला टॉपिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। कहने का मतलब ये पूरा इकोनॉमिक्स है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, आपका इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पूरा एक डिटेल्स नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जहां से यूपीएससी हर साल लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस यहां से पूछती है। एक काफी महत्वपूर्ण जो हाल फिलहाल में काफी यहां से अधिकतम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित यहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान से भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे पेपर की बात करें तो यहाँ पे 4 तो मुख्य सब्जेक्ट है। एक का बात करें तो हिस्ट्री है, देन बात करें तो ज्योग्राफी है, फिर उसके पश्चात से पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स है। प्रीवियस ईयर का आप जब क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो इन चारों सेक्शन से सामान्य तो 65 से 70% क्वेश्चन इन्हीं चारों सेक्शन से पूछे जाते हैं। अब पीछे साल के एवरेज 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो 65 से 70% क्वेश्चन लगभग इनसी चारों सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। बाकी जो सेगमेंट बच गए उसमें आपका साइंस आ जाएगा। अब ज्योग्राफी इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसके अंतर्गत आपको पता है कि करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ साइंस कुछ टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए जाते हैं। तो ये है आपका प्रीलिम्स के पेपर 1 का पूरा होल सिलेबस। इसी होल सिलेबस और ये पेपर 1 देते हैं, इसी के माध्यम से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है और आप मेंस के लिए क्या करते हैं, क्वालिफाइंग करते हैं। आइए बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 के अंतर्गत जो सीसेट के नाम से प्रसिद्ध है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होता है 80 और ये 200 मार्क्स का होता है। 2 आवर्स का भी होता है, 1/3 यानी 1/3 इसमें भी निगेटिव है। ऑब्जेक्टिव टाइप ए भी होता है।
कहने का मतलब 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। पीछे मैंने आपको बताया कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, केवल आप इसमें 33% आपको मार्क्स ला देना है। कम से कम 28-29 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो फिर आप इसको पास कर जाते हैं। 80 में 80 क्वेश्चन बनाते हैं तब भी कोई विशेष फायदा नहीं है, लेकिन एक बार दिमाग में रखें कि 28 नंबर से आप कम बनाते हैं या 33% से कम नंबर आपको आता है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। चाहे आप जीएस में 150-200 नंबर ही क्यों ना ला लें, आप जब तक सीसेट को क्वालिफाइंग नहीं करेंगे फिर आप नेक्स्ट प्रक्रिया में नहीं बढ़ेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन काफी अच्छी खासी ऊर्जा भी लेता है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए। इसमें अगर सिलेबस की बात करें कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पे स्पेशली इन तमाम चीजों का हम निष्कर्ष बताएं, ये जितनी सारी लिखे गई हैं, तो इसमें एक तो मैथ के कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं, रीजनिंग के कुछ टॉपिक 15 से 20 क्वेश्चन सामान्यतः मैथ 10th लेवल का होता है, फिर रीजनिंग भी 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे लगभग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 से 45 क्वेश्चन आपका केवल मैथ रीजनिंग से मिल जाएगा। अगर आपका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो बाकी और सोचना ही नहीं है, आप इन 40-45 में से आराम से 28-30 अगर क्वेश्चन बनाने की आप थोड़ा सा मद्दा रखते हैं तो फिर आप बाकी के जो सेगमेंट है जहाँ पे कंप्रिहेंशन वगैरह पूछा जाता है वहां पे 5, 7, 10 भी आप सही कर लें तो अच्छा से ये पेपर आपका क्रैक हो जाता है। लेकिन दिमाग में रखें यूपीएससी के जो मैथ रीजनिंग आता है उसमें लेवल होता है, कहने के लिए यूपीएससी का ये 10th लेवल का है, लेकिन समझने की और उसकी जो सारगर्भिता होती है वो काफी एक लेवल का क्वेश्चन होता है जो आपसे काफी अच्छी खासी नॉलेज का भी क्या करता है, डिमांड करता है। इसके साथ साथ जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, वो पूछा जाता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मतलब कि एक पैसेज दे दिया जाता है, पैसेज के बाद कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश माध्यम वाले इसको इंग्लिश में पढ़कर बनाते हैं और हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी पढ़ के बनाते हैं, तो कोई ज्यादा मतलब ये नहीं है। इंग्लिश राइट मतलब आपके पढ़ने की स्किल थोड़ा सा ठीक ठाक है, आप अच्छे से आंसर को सर्च कर लेते हैं तो लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास या 35 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे सीसेट के अंतर्गत इसको पूछा जाता है। आप चाहें तो कंप्रीहेंशन पे भी आप अच्छी खासी पकड़ बनाकर इस पेपर 2 सीसेट को आप क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ बातें दे। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 एक अहर्क पेपर है, मतलब क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें न्यूनतम अहर्क यानी न्यूनतम आपको मार्क्स लाना है कितना परसेंट, 33%। प्रश्न बहुविकल्पीय होगा, मतलब एक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रकार का 4 ऑप्शन के साथ होगा। मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उम्मीदवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पत्रों में उपस्थित होना अनिवार्य है। जब तक आप दोनों पेपर में उपस्थित नहीं होंगे, मान लीजिए कि आप पेपर 1 दिए और फिर से निकल लिए तो फिर आपका दूसरा पेपर आपका छूट गया तो आपका कोई भी पेपर जांच पड़ताल नहीं होगा। ठीक है, दोनों में उपस्थित होना क्या है, अनिवार्य है। ओके, ये सब बातें हैं। तो ये रहा पूरा प्रीलिम्स के अंतर्गत आप 2 पेपर हुआ, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर के अंतर्गत स्कोरिंग के मार्क्स बनते हैं और आप मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं। जीएस पेपर 2 जिसको सामान्यतः सीसेट के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत आप क्वालिफाइंग पेपर है, 33% आपको लाना अनिवार्य है। अधिक लाते हैं तो कोई विशेष फायदा नहीं है, कम लाते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्योंकि आप इसको क्वालिफाइंग ना कर पाएंगे। ओके, आई होप ये तमाम बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए बढ़ते हैं हम आगे मेंस की तरफ। मेंस में कितने पेपर होते हैं और क्या कुछ होता है। मेंस में बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मेंस में के अंतर्गत टोटल 9 पेपर होते हैं। कितने, 9, और मेरिट बनाते समय 7 पेपर को ही सम्मिलित किया जाता है। होते हैं 9 लेकिन 7 को कम किस तरह से आगे हम बातचीत करेंगे। 2 पेपर लैंग्वेज का होता है, ये भी 300 पूर्णांक का होता है 2 पेपर, ये क्वालिफाइंग करने के लिए यानी 25% इसमें मार्क्स लेना, और 7 पेपर जनरल स्टडीज और निबंध का होता है। कहने का मतलब टोटल 9 पेपर होता है मेंस के अंतर्गत, यूपीएससी के अंतर्गत। बात करें पेपर 9 पेपर का है तो इसको हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 पेपर है यूपीएससी के अंतर्गत मेंस में पूछा जाता है। पहले है पेपर ए के बारे में बातचीत करते हैं। कोई भी मान्य भारतीय भाषा, ये कंपलसरी पेपर है आपका। संविधान के अंतर्गत जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें से किसी भी एक भाषा को आप इसमें चूज करते हैं। सामान्यतः हिंदी बेल्ट के जितने सारे स्टूडेंट हैं इसको हिंदी के रूप में जानते हैं, और ये हिंदी का 300 नंबर का ये पेपर होता है। 300 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें से केवल आपको 25% यानी ओवरऑल बात करें तो 75 नंबर लाना अनिवार्य है। इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। केवल आपको 25% नंबर केवल इसमें से ला देना है, यानी 75 नंबर ला देना है। 300 में 300 लाते हैं तब भी कोई विशेष फायदा नहीं होगा, और लेकिन 75 से कम लाते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या मेंस की दूसरी कोई कॉपी आपकी जांच पड़ताल नहीं की जाएगी। तो इस बात को आप दिमाग में रखिए, क्वालिफाइंग है लेकिन अच्छी खासी यहाँ पे 300 में से आपको 75 मार्क्स लाने हैं। कंपलसरी एक पेपर इंग्लिश का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। अब इसके अंतर्गत क्या सिलेबस है उससे मैं अगले स्लाइड में बातचीत करूंगा कि हिंदी में क्या आता है, अंग्रेजी में पेपर 1, 2 में ये सब कुछ क्या आता है, मैं आगे इस पे आपको बातचीत करूंगा।
पेपर जो अंग्रेजी एक कंपलसरी पेपर होता है, ये भी 3 घंटे का होता है, 300 नंबर का, और ये दोनों पेपर क्या है, क्वालिफाइंग है। इसमें से आपको 25% मार्क्स लाकर केवल क्या कर जाना है, क्वालिफाइंग कर जाना है, ठीक है। बाकी जो आपका मेरिट बनता है, इन 7 पेपर पे आपका मेरिट बनता है, यानी 7 पेपर और एक पेपर है 250 नंबर का, तो टोटल ये आपका कितना हो जाएगा, 1750। मतलब आपका मेंस का जो रिजल्ट बनता है वो 1750 नंबर पे बनता है। जितना यूपीएससी का सीट रहता है उससे आप अगर 2.5 से 3 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, मतलब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। आपको पता है कि इंटरव्यू का 275 नंबर का इंटरव्यू होता है और ये टोटल मिलाकर 2025 नंबर का, यानी 2025 नंबर का ये पूरा यूपीएससी के अंतर्गत मेरिट बनता है 2025 पे। आगे हम कट ऑफ देखेंगे। आप 50% इसमें से आप ला लेते हैं, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि 2025 नंबर का है। आप प्रीवियस ईयर का जब कट ऑफ देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा कि आपको भी भाई 50% लाकर इसको क्या कर देना है, पास कर, मतलब 50% लाने वाले तो मतलब टॉप रैंक तक पहुंच जाते हैं। जब मैं आगे आपको कट ऑफ दिखाऊंगा तो फिर वहां से कुछ आपको आइडिया लगेगा। इसकी बात करें तो पेपर 1 ये निबंध इसमें पूछा जाता है। क्या होता है निबंध में, आगे हम बातचीत करेंगे इस पे। पेपर 2 जिसको सामान्य अध्ययन पेपर 1 यानी जीएस पेपर 1 के नाम से जाना जाता है, फिर जीएस पेपर 2, फिर 3 जीएस पेपर 4। ये चारों पेपर यहाँ पे, सब पेपर ये 3-3 घंटा का होता है, ये तो आप देख लिए। ये सब 250 नंबर का, ये दोनों होता है 300 नंबर का जो क्वालिफाइंग है। फिर सामान्य अध्ययन पेपर 2, वैकल्पिक विषय एक आप ऑप्शनल लेते हैं जिसमें से 2 पेपर होता है, वैकल्पिक 1 और वैकल्पिक 2। मतलब हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री का 2 पेपर होगा, ज्योग्राफी लेंगे तो ज्योग्राफी का। पहले यूपीएससी में 2 ऑप्शनल लेने होते थे, लेकिन ये व्यवस्था अभी चेंज हो गई है। अभी आपको एक ही ऑप्शनल लेना है, लेकिन दिमाग में रखे एक ऑप्शनल के लिए आपको कितना पेपर देना है, 2 पेपर। एक पेपर 250 मार्क्स का, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों पेपर मिला के कितने हो गए, 500। ये टोटल 7 पेपर मिलाकर 5, एक निबंध, 4 जीएस और 2 आपका ऑप्शनल, ये 7 पेपर मिलाकर 250 नंबर का होता है और ये 1750 का टोटल हो जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रत्येक सेगमेंट के अंतर्गत कौन कौन सा सिलेबस दिया गया है। यूपीएससी का सिलेबस, ये यूपीएससी क्या डिमांड करता है आपसे, यहाँ पे कुछ बताया गया है कि यूपीएससी परीक्षा के उद्देश्य केवल उनकी जानकारी और स्मृति सीमा के बजाय समग्र बौद्धिक लक्षणों और उम्मीदवारों की समझ की गहराई का आकलन करना है। मतलब डाटाबेस यहाँ पे आपको जानकारी नहीं चाहिए, यहाँ पे लिखा उम्मीदवारों की समझ, किसी भी इशू पे आप कैसे समझ रखते हैं और गहराई का आकलन करना है कि आप उस चीज के बारे में कितना डेप्थ के साथ और कितनी मतलब गहराई और सारगर्भिता के साथ उस टॉपिक को आप समझते हैं, ये आपसे डिमांड रखी जाती है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र पेपर 2 से लेकर 5 तक के प्रश्नों में की प्रकृति मानक ऐसे होंगे कि एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के उनका उत्तर दे सकेगा। कहने का मतलब जो पेपर 2 से लेकर 5 तक है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ये जितने सारे पेपर हैं, इसमें यूपीएससी आपसे ये चाहता है कि कोई आपको स्पेशलिटी नहीं लेना है। भूगोल पढ़ते समय आप भूगोल में खो मत जाइए, कुछ बेसिक बातों को आपसे समझ के उम्मीद करता है। मतलब इसका मानना है कि एक अच्छा सा शिक्षित व्यक्ति जो बेसिक को समझता है वो आसानी से मेरे पेपर को सॉल्व कर सकता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो ऑप्शनल का पेपर होगा वो ऑनर्स डिग्री के स्तर का होगा। मतलब जो भी आप पेपर लेंगे वो थोड़ा सा, मतलब वो उसका डेप्थनेस जीएस के पेपर से काफी अच्छी खासी होती है। मतलब ये पेपर तो आप 10+2 और उससे थोड़ा सा अधिक मान सकते हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शनल होगा उसकी डेप्थनेस इतनी होगी कि आपके डिग्री के समकक्ष यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा यूपीएससी का गाइडलाइन है, आप इसको देख लेंगे। अच्छा, ये जितने सारे स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं इन सभी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मैं कर दूंगा। आप यहां से स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास न करिए, मैं इसको एक पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज पे डाल दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके अच्छे तरीके से आप और अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। अनिवार्य भाषा हिंदी की बात करें तो हिंदी के तहत आपको मेनली अगर बात करें तो एक निबंध लिखने को आता है, एक संक्षेपण आता है, ऐसे करके कुछ मुहावरे वगैरह भी आते हैं 50 नंबर का, ऐसे करके टोटल 300 मार्क्स का आता है। पहले में हमको बताया है कि यहाँ पे 25% चाहिए बस क्वालिफाइंग के लिए, टोटल आपको 75 नंबर लाने अनिवार्य है। मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। आगे बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी एक कंप्रीहेंशन पैसेज करके आता है, प्रेसी राइटिंग आता है, एक एसे आता है, इस तरह से इंग्लिश एक निबंध वगैरह भी आता है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ये भी टोटल 300 मार्क्स का होता है। यहाँ पे भी 25% मार्क्स चाहिए और 25% मार्क्स चाहिए यानी मतलब 300 में से आपको टोटल 75 नंबर यहाँ पे मतलब प्राप्त करना है, फिर आप इसको पास कर देंगे। कंपल्सरी पेपर है, तो एक हिंदी का पेपर और एक इंग्लिश का पेपर, ये दोनों कंपल्सरी है और इसको आपको देना है। जब तक इन दोनों पेपर में आप क्वालिफाइंग नहीं होते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब आपका मेंस का दूसरा पेपर जांच नहीं होगा। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, इसलिए इसको भी आप सीरियसली तौर पे तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे।
निबंध के अंतर्गत टोटल 8 निबंध, 2 सेक्शन में निबंध पूछे जाते हैं। सेक्शन ए 4 निबंध यहाँ पे रहता है, क ख ग घ करके 4 दिया रहता है। वैसे ही एक सेक्शन बी होता है, यहाँ पे भी 4 निबंध दिया रहता है। अब इस 4 में से सिलेक्ट करके एक निबंध आपको लिखना होता है, इस 4 में से सिलेक्ट करके एक निबंध लिखना होता है। लगभग ये निबंध आपको लिखना होता है, मतलब अच्छी खासी इसमें डिमांड की जाती है। और एक निबंध ये लगभग 125 मार्क्स का होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये पेपर टोटल 250 मार्क्स का है और 2 ही आपका निबंध लिखना है, मतलब एक निबंध 125 मार्क्स का होता है। 1000, 1200, 2000 शब्दों में इसको मतलब लिखना होता है और अच्छी तरीके से एक अच्छी समझ निबंध का। सामान्य तो सभी सब्जेक्ट पे आपका जब पकड़ मजबूत होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन सोसाइटी और ये तमाम चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, जितनी सारी एक होल टॉपिक है यूपीएससी के अंतर्गत, ये आप एक अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर इस सिलेबस थोड़ा सा निबंध आसान हो जाएगा। शुरू में ही आप निबंध लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि निबंध एक डायमेंशन इनका काफी बड़ा होता है, सभी सब्जेक्ट की एक अच्छी खासी नॉलेज के ये डिमांड करता है, तब आपका निबंध थोड़ा सा बेहतर होगा। तो इसका शुरुआत से ही प्रैक्टिस ना करें, थोड़ा सा आप क्लास कर लें, थोड़ा सा बातों को अच्छी तरह से समझ लें, समझने के पश्चात फिर इसको आगे आप तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये पेपर 1 हुआ। सामान्य अध्ययन इसको पेपर 2 बोला गया है, लेकिन जीएस पेपर ये क्या है, 1 है, जीएस पेपर 1 है। यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन पेपर 1। अब इसमें क्या पूछा जाए, भारत की विरासत यानी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और भारत का जो इतिहास है ये सब पूछा जाता है। लगभग 100 नंबर का ये पूछा जाता है। फिर विश्व इतिहास इसी में इंक्लूड है, भारतीय समाज, ये दोनों मिलाकर लगभग 50 नंबर का पूछा जाता है। और फिर 100 नंबर का क्या होता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है। तो पेपर 1 के तहत मुख्यतः एक तो इतिहास है आपका और दूसरा एक ज्योग्राफी है। और इतिहास के अंतर्गत भारत के इतिहास के साथ साथ विश्व का भी इतिहास है, वर्ल्ड मतलब हिस्ट्री भी है। इसके साथ से इंडियन सोसाइटी, भारत के समाज के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी इंक्लूडिंग ये 250 मार्क्स का है, क्योंकि प्रत्येक पेपर कितने का है, 250 है। आइए बात करें पेपर 2 पे, जिसको जीएस पेपर 2 या इसका पेपर 3 है, निबंध के बाद ये तीसरा पेपर है। इसमें पूरी तरह से बात करें तो भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, भारतीय शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें कहने का मतलब इस पेपर को हम सामान्यतः पॉलिटी एंड आईआर से समझे जाते हैं, पॉलिटी एंड, इस पेपर को पॉलिटी एंड आईआर बोला जाता है। यानी भारत के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन इससे ही से जुड़ा हुआ है। एक इसमें सोशल जस्टिस, यहाँ पे सामाजिक न्याय अलग से, ये 50 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी 200 नंबर का क्वेश्चन भारत के संविधान और फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध इससे मिलाकर। इसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन आपका भारत के संविधान या भारतीय राजनीति से होता है। तो इसमें यानी पेपर 2 पॉलिटी है और आईआर है और सोशल जस्टिस है, इसको आपको तैयार करना होता है। पेपर 3 का डायमेंशन थोड़ा सा काफी ज्यादा है, यहाँ पे काफी सारे एरिया को कवर किया गया है। सामान्य अध्ययन जो पेपर 3 होता है, इसमें तो एक तो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान एवं तकनीक, ये सब करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। पर्यावरण एवं जैव विविधता, एनवायरमेंट इकोलॉजी के तहत बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कुछ इशू है। आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ये 2 बार आ गया, आपदा प्रबंधन का टॉपिक है। और इंटरनल सिक्योरिटी और जितनी सारी ये टॉपिक है, आंतरिक सुरक्षा वगैरह, ये सब कुछ इसी में पेपर 3 के अंतर्गत, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत पूछा जाता है। तो ये काफी इसका डायमेंशन लंबा चौड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक है। इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ना है, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा। सामान्यतः इस पेपर में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा रहती है, लगभग 125 नंबर के आसपास इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। बाकी सेक्शन से थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या कम होती है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से रहते हैं, तो पेपर 3 इकोनॉमिक्स से ऊपर डिपेंड है। तो पीछे 3 पेपर में हमने क्या देखा जीएस पेपर में, एक तो हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और एक पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये 4 सेगमेंट जो मैंने पीटी में भी बताया था, ये चारों सेगमेंट फिर से एक बार इंपॉर्टेंट है कि पेपर 1, 2 और 3 के अंतर्गत इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं पेपर 4, जिसको सामान्यतः नैतिकता, अखंडता एवं योग्यता, इसको सामान्यतः इथिक्स पेपर के नाम से ये प्रसिद्ध है। इथिक्स पेपर इसको बोला जाता है। इसमें आपको इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये जितना सारा है, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। नैतिकता इन द सेंस कि अब इसमें 2 प्रकार से, एक तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी में आपको 125 नंबर के कुछ क्वेश्चन, नैतिकता क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है, ईमानदारी क्या है, ये सब प्रकार के कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, भावनात्मक लगाव क्या है, ये सब कुछ थिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके पश्चात 125 नंबर के यहाँ पे पूरी तरह से आपका केस स्टडी आता है। आपको अच्छे खासे केस स्टडी दिया जाता है। मान लीजिए आप किसी जिले के डीएम है, आपको एक घटना दी जाएगी, फिर आपको उसको कैसे हैंडल
हैंडल करना है, बाढ़ में आपको डीएम बना दिया गया तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ से कुल 125 नंबर है और यहाँ से ये पूरा पेपर ये भी कितना होता है 250 नंबर का, 150 नंबर का ये आपका पूरा क्या होता है। तो ये 125 नंबर का ये पूरा होता है जिसमें आपको केस स्टडी दिया जाता है और 150 में आपको कुछ लिखने की डिमांड की जाती है। तो ये पूरा पेपर 4 है। तो अभी तक मैंने एक निबंध के बारे में, एसे के बारे में बात कर ली है। फिर जीएस के अंतर्गत 4 पेपर, जीएस के अंतर्गत 4 पेपर 1, 2, 3 और 4 इनके बात कर लिए। पेपर 1 में आपको पता है हिस्ट्री है, सोशल जस्टिस है और फिर सोशल जस्टिस ज्योग्राफी है। पेपर 2 में पूरी तरह से पॉलिटी है, आईआर है। यहाँ पे पेपर 3 में पूरी तरह से इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ये सब देखें। पेपर 4 पूरी तरह से इथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी पे है, मतलब ये पूरी तरह से नैतिकता वगैरह करके पेपर पूछा जाता है। ये तो टोटल हो गए 5 पेपर। ये 5 पेपर टोटल, मान लीजिए एक पेपर 250 का है तो ये टोटल कितने हो गए 1250 नंबर का ये पेपर। ये सभी किसी के लिए कॉमन होता है, मतलब जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट प्री क्वालिफाइंग करके मेंस में पहुंचा हुआ है उन पांचों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो मेंस में पहुंचे हुए हैं इनके लिए ये पांचों पेपर देना क्या है अनिवार्य है। मतलब ये पेपर सब किसी के लिए क्या होता है एक समान होता है। फिर अगर बात करें पेपर 6 और पेपर 7 की, तो यहाँ पे आपको वैकल्पिक विषय यूपीएससी के अंतर्गत ये कुछ लिस्ट दिया गया है वैकल्पिक विषय का या ऑप्शनल पेपर का, जिसमें से आप एक किसी ऑप्शनल पेपर को सिलेक्ट करते हैं और ये पेपर 6 और 7 जो होता है यही ऑप्शनल पेपर का 2 पेपर होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सब कुछ यहाँ पे आपका हिंदी लिटरेचर, ये सब कुछ यहाँ पे कोई एक आपको सिलेक्ट करना होता है जिसके अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और 250 नंबर के होंगे। तो ये टोटल कितने मार्क्स का 250 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। तो 1250 मार्क्स का 5 पेपर देख लिए और ये 500 मार्क्स का टोटल 1750 मार्क्स का ये पेपर हो गया और ये पूरा इंटरव्यू होता है ये 1750 मार्क्स पे ही कंप्लीट होता है। ओके, तो इसमें से कोई एक भी अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप ऑप्शनल के टेंशन में न रहें, आप एक बार पूरी तरह से होल सिलेबस को जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इसको पहले एक बार अच्छी तरीके से कवर करें। सामान्यतः आप ह्यूमन बैकग्राउंड से हैं या पार्ट्स वगैरह पढ़ते हैं तो एक बार पहले सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ लें, पढ़ लें, फिर जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो उस सब्जेक्ट को अपना एक ऑप्शनल के तौर पे सिलेक्ट कर लें और फिर वहां से उसकी तैयारी को आप क्या करें दिशा दें। आपको पता है कि ऑप्शनल थोड़ा सा डेप्थ में जाकर आपको तैयारी करनी पड़ती है, मतलब गहराई के साथ चीजों को थोड़ा सा क्या करना है पढ़ना होता है। तो ये पूरा मेंस का ओवरऑल एक सिलेबस मैंने समझा दिया है। 2 पेपर क्वालिफाइंग है, बाकी 7 पेपर 250 नंबर का होता है। कहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब क्या क्या सेगमेंट से जुड़ा हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया गया है। प्रीलिम्स मेंस आप क्वालिफाइंग करते हैं तो फिर आप पहुंचते हैं, ये कुछ सेवाओं के बारे में, मेंस क्वालिफाइंग करते हैं तो आप पहुंचते हैं इंटरव्यू के लिए और 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो 1750 नंबर का मेंस और 275 नंबर का इंटरव्यू, टोटल ये 2025 नंबर का ये होता है। 2025 नंबर का ये पूरा फाइनल पे फिर आपका कट ऑफ बनता है। एक बात दिमाग में रखेंगे, जो प्रीलिम्स का आपने एग्जाम दिया था पीटी का एग्जाम, पीटी का मार्क्स से इस मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे दिखा है 1750 ये पूरा मेंस का है और ये 275 पूरी तरह से इंटरव्यू का है। तो प्रीलिम्स का मार्क्स आपके इस मेरिट लिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। प्रीलिम्स बस इसलिए है कि आप आगे मेंस के लिए क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए, उसका मार्क्स आगे के मेरिट लिस्ट से नहीं जोड़ता है। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे और ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे ये कुछ कट ऑफ दिया गया है कि किस प्रकार से कट ऑफ रहा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा 2020 का कट ऑफ मैंने अपडेट नहीं किया है, 2019 तक का कट ऑफ यहाँ पे दिखाया गया है। ये कट ऑफ सब पीटी का है, फिर आगे मेंस का कट ऑफ है और फिर फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ है। एक बार इसको ध्यान से मैं इसको डाल दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसको पूरा पीडीएफ बना के आप वहां से ध्यान से थोड़ा सा एक बार इस पूरे कट ऑफ को कितने हैं, कितने मार्क्स में कितने लाने हैं, इसको थोड़ा सा आप दिमाग में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, आइए बात करते हैं थोड़ा सा और बातें कि अटेम्प्ट्स वगैरह किस प्रकार से होते हैं। आपको पता है कि बीपीएससी के अंतर्गत जो मिनिमम आयु है वो 21 वर्ष है और मैक्सिमम आयु ये 32 ईयर्स है, यानी 32 वर्ष है। यानी 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक आप स्नातक पास कर गए हैं तो आप पूरी तरह से अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी तरह से अपीयर होने की योग्यता आपके पास है। अब 21 से 32 साल के अंतर्गत जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 6 अटेम्प्ट दिए गए हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के लोग
इस लगभग इस 11 साल के इस पीरियड में 6 अटेम्प्ट ये दे सकते हैं। 6 अटेम्प्ट से ज़्यादा इनको नहीं दिया गया, ये टोटल 6 बार भी अपेयर हो सकते हैं। एक बात और दिमाग में रखिएगा, फॉर्म भरते समय ही आपको अपेयरिंग काउंट नहीं हो जाता है। फॉर्म भरते हैं जब आप एग्जाम में अपेयर होकर वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह जो होता है आयोग के द्वारा, जो बाकी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, उसको आप फुलफिल करते हैं, फिर आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाता है। भर देने से अटेम्प्ट आपका काउंट नहीं होता है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 3 साल यहाँ पे छूट दी गई है, मतलब एज में, तो एज उनके लिए 35 साल है और 3 अटेम्प्ट भी अधिक है, तो ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है। SC ST के लिए 2 साल की और छूट दी गई है, यानी 37 ईयर्स तक ये एग्जाम को दे सकते हैं। और यहाँ पे अटेम्प्ट की कोई मतलब ये नहीं है कि कितने अटेम्प्ट, यहाँ पे ये जितने मर्जी उतना दे सकते हैं। एज कहाँ तक होना चाहिए? 37 तक, तो ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के बारे में ये हमने आपको बता दिया है। अगले स्लाइड पे बात करें, अब बात करें हम थोड़ा सा और कुछ बेसिक्स बात यूपीएससी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक साल जैसे इसका कैलेंडर जारी होता है, प्रत्येक साल लगभग ऑन एन एवरेज 10 से 12 लाख फॉर्म यहाँ पे डाले जाते हैं। प्रत्येक साल 10 से 12 लाख फॉर्म डाले जाते हैं। 10 से 12 लाख फॉर्म में अपियर लगभग 5 लाख लोग, 4.5 लाख लोग, 5 लाख लोग पीटी में अपियर होते हैं। कहने का मतलब फॉर्म डाले थे 12 लोग, 6 से 7 लाख लोग पीटी में अपियर भी नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा अटेम्प्ट की भी थोड़ा सा माजरा है, अटेम्प्ट भी काउंट होता है, ठीक है। 5 लाख लोग अपियर होते हैं। 5 लाख लोगों में से मान लो कि 1000 सीट है, तो इसका 10 गुना करेंगे तो 10,000 लोगों को लगभग मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाता है। बहुत ही रेशियो कम है। इसको रेशियो निकालेंगे 5 लाख में 10,000, 1% भी सामान्यतः 5 लाख में से मतलब बहुत कम इसका है, 2-3% तक ये आएगा, मतलब उतने लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो सीट का 2.5 से 3 गुना, मतलब 2 से 2,500 लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं। कितने जी? इंटरव्यू के लिए इतने सारे लोग। ओवरऑल इसका अब डाटा निकालेंगे ना, तो पूरे फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक लगभग 1000 में से एक व्यक्ति का चयन होता है जी। 1000 में से एक व्यक्ति का चयन। इतने बड़े एग्जामिनेशंस को आप तैयारी कर रहे हैं, 1000 में एक व्यक्ति में आपको सिलेक्ट होना है। इस बात को आप कहीं पे अच्छा से दीवार पे चिपका कर इसको रख लीजिए कि आप जिस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना आसान एग्जाम नहीं है, इतना बहुत बड़ा भी एग्जाम नहीं है, लेकिन अब ये टफ इस मायने में है कि थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ भारत की सबसे बड़े एग्जामिनेशंस में इसकी काउंट होती है। 1000 में से एक व्यक्ति कोई मतलब इसमें फाइनल सिलेक्शन में पहुंचता है। जब भी आपको बहानाबाजी लगे कि भाई तबीयत खराब है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तब इन बातों को आप ध्यान में लाएं। क्या मैं इस बिहेवियर के साथ इस 1000 लोगों में सेलेक्ट होने के लिए मैं इस बिहेवियर मेरा ठीक है? इस मेरी बहानेबाजी से क्या मैं 1000 लोगों की सिलेक्ट होने की श्रेणी में आ सकता हूँ? कतई ऐसा नहीं होगा। आपको मतलब काफ़ी डेडिकेशंस के साथ 7-8 घंटा प्रत्येक दिन आपको सेल्फ स्टडी करते हुए इसका प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। अच्छी डेडिकेशंस के साथ लगातार इसको आप प्रिपरेशन करते रहिए। बेसिक जो बुक्स हैं, किताब्स वगैरह हैं, ये सब स्टेट पीएससी को एक बार मैं समझा लूँगा, तब एनसीईआरटी की क्या भूमिका है, एनसीईआरटी किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, तमाम सारी चीज़ों पे विस्तृत लेक्चर फिर मैं एक लाऊंगा और जिसके माध्यम से ये सब कुछ समझाने का प्रयास करूँगा। कुछ बच्चे हमसे भी पूछते हैं कि सर क्या बिना कोचिंग का ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस संभव है? मेरा क्वेश्चन है यस, आप बिना कोचिंग के भी इसको आप क्रैक कर सकते हैं। और काफ़ी सारे टॉपर्स का जब इंटरव्यू आप देखते होंगे तो आप इसको वहाँ पे देखते समझते होंगे, परंतु आप अपना मूल्यांकन टॉपर्स के लेक्चर या टॉपर्स के इंटरव्यू देकर ना करें। मेरा सबसे पहले सजेशन होता है, जो भी मेरे पास तैयारी करने के लिए आता है और इसके बारे में कुछ भी बताता है, मुझसे पूछता है भाई कि मैं मतलब ऐसे तैयारी कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप मार्केट में जाइए और यूपीएससी के प्रीवियस कम से कम 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्री का भी मेंस का भी, ये दोनों क्वेश्चन पेपर आप खरीद कर लाइए। आसानी से ये मार्केट में उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत। ये आप खरीद कर लाइए। मान लीजिए कि आप हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़े, यूरोपियंस का भारत में आगमन, आपने एनसीईआरटी पढ़ा, आपने नोट्स वगैरह कहीं से कोचिंग का रखा है तो वो पढ़ा, ये सब कुछ तो 3-4 बार पढ़ने के पश्चात एक यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर खोलें जहाँ पे यूरोपियंस कंपनियों के आगमन से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप अटेम्प्ट करें। इसके पश्चात मेंस का अपना क्वेश्चन बुकलेट खोलें,
मेंस के क्वेश्चन में यूपीएससी के द्वारा इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया उसको लिखने का प्रयास करें। अगर ये दोनों काम आप अच्छे से कर लेते हैं, आप इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होती है, देन आपको कोई भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से घर पे रहिए, सेल्फ स्टडी करिए, स्टडी मटेरियल की व्यवस्था करिए, फिर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। परंतु एक बात दिमाग में रखिएगा, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत परेशानी हो रहा है तो इस भ्रम में मत रहिए कि मैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से सब कुछ कर लूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत आपको समझने में परेशान कर सकती है। जिनका इंटरव्यू आप देखते हैं उनका बैकग्राउंड भी तो देखिए, वो किस बैकग्राउंड से पढ़ के आए हुए हैं, किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। गोपालगंज, सीवान, छपरा या बिहार के मैक्सिमम जो इस बेल्ट के बच्चे हैं, आप जेपी यूनिवर्सिटी या लोकल किसी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होते हैं। इसमें भी सामान्य तो आजकल तो इतनी फर्जीवाड़ा चल रहा है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट मतलब वो डिग्री भी मिल रहा है। अब इस डिग्री के साथ जेपी यूनिवर्सिटी इस डिग्री के साथ आपको जेएनयू, डीयू, इस सब डिग्री के बच्चों के साथ फाइट करना है। अपना बेस उस लेवल पे बनाना पड़ेगा, आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। केवल दिखावाबाजी और ये भाषणबाजी करने से काम नहीं चलेगा कि हम यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं। क्या उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल करते हैं? कोचिंग संस्थान के बहुत बैनर पोस्टर लगे हुए हैं भाई कि हम बीपीएससी है, बीपीएससी हो, बीपीएससी है, बीपीएससी हो। आप जिस भी जहां पे भी पढ़ रहे हैं उस बात को पहले से नोटिफाई करें कि क्या आप प्रीलिम्स उस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, आप मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप शुरुआत की हैं, अभी इंटर पास करके शुरुआत की हैं, तब ये मतलब आंसर राइटिंग उतना आपको मायने नहीं रखता है, लेकिन धीरे धीरे एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करना धीरे धीरे से प्रक्रिया आपको तो कम से कम स्टार्ट हो जाना चाहिए। दिक्कत की बात है, मेरे पास बच्चे आते हैं बोलते हैं मैं 3 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूं। हम पूछते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखा जाता है, कुछ भी आइडिया है? उनको कुछ भी नहीं पता होता है कि आंसर कैसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी पार्ट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट में किस तरह से आंसर को फ्रेम किया जाता है, किस तरह से उसका मूल्यांकन, इसका अलग अलग जो डायमेंशन उसको कैसे समझा जाता है, बहुत नील है। यहाँ तक कि बच्चे को यह भी नहीं पता है कि किस पेपर में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी नहीं पता है। तो एक बार इस पूरे सिलेबस को आप समझ गए, समझने के पश्चात अगर स्पेशली यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेबस समझने के पश्चात एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। आप यूपीपीसीएस मतलब ये जो भी तैयारी करेंगे बीपीएससी वगैरह जितना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। और जिस भी कोचिंग संस्थान जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपके टेबल स्टडी टेबल पे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जो भी टॉपिक पढ़ें, आप उस टीचर के नोट्स उस कोचिंग के संस्थान से ये वेरीफाई करने का प्रयास करें कि आपने जो पढ़ा है ये क्वेश्चंस को हैंडल कर पाता है कि नहीं, आप क्वेश्चन लिखने की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आप मतलब वैसा तो नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट किए फिर 0 पे ही पड़े हुए हैं, तो 3 साल बीत गए, आप कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। एक बात तो विशेष आप दिमाग में रखिएगा, एक बात तो आप भूलिएगा नहीं कि केवल पीटी पास कर लेने से आप अधिकारी नहीं बन जाते हैं। अंततः ये पीटी केवल आपको क्वालिफाइंग कराता है मेंस के लिए। बहुत सारे कचड़ों में से खुद छांटकर कुछ महत्वपूर्ण लोगों को निकालता है जो मेंस के लिए अपीयर होते हैं। और पीटी पास कर लेने से आप दिमाग में रखिएगा कभी भी अधिकारी आप नहीं बनते हैं। आपको स्पेशली मेंस पढ़ना ही पड़ेगा, मेंस के आंसर राइटिंग सीखना ही पड़ेगा। आप अधिकारी बनने की ख्वाब देखते हैं तो बिना मेंस की राइटिंग समझे और बिना मेंस की राइटिंग किए आपका कुछ मतलब आप पहुंच ही नहीं सकेंगे। और मेंस की अच्छे खासी आपकी प्रैक्टिस, जैसे मतलब आपको अच्छे खासे नंबर होना चाहिए यहाँ पे। मेंस में ही आप अच्छे खासे नंबर लाकर पहले से ही तैयार है, इंटरव्यू आपका बहुत खराब भी चला जाता है ना, तो मेंस के मार्क्स से कितने लोगों का रिजल्ट बन गया है, ठीक है। तो इस बात को आप दिमाग में रखें। कुछ बेसिक्स बुक्स एनसीईआरटीज वगैरह इनके बारे में हम चर्चा कर देंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो गया है, अगले लेक्चर में हम बीपीएससी के पूरे सिलेबस के तौर बातचीत करेंगे। बीपीएससी के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है पूरा होल डिस्कशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। और कोई भी आपका सुझाव हो तो कृपया कमेंट करें, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से और लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के माध्यम से, वो भी कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं, या मेरे सोशल साइट्स के माध्यम से आप इसको बता सकते हैं। ओके, तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, और आई होप मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन, जो भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन के दौर में आपने कदम रखा है, इस
उत्साह को लगातार बनाए रखें, सही गाइडेंस के साथ, उचित मार्गदर्शन के साथ आप लगातार अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और सेल्फ स्टडी और इन तमाम चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता हो सकता है कि थोड़ा सा देरी से मिल जाए, लेकिन आप लगातार कंटिन्यूअस रूप में मेहनत करते रहते हैं तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप पढ़ाई करते जाएं, घर पे प्रैक्टिस करते रहें और जरूरी मतलब समझे तो अपने क्वेश्चंस को दिखाएं, जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसको दिखाएं। अपना एक गाइडलाइन रखें, अपने एक कोच के तौर पे रखें जो आपके क्वेश्चन को सही करके चेक करके कहाँ आप गलती मिस्टेक कर रहे हैं, इन तमाम बातों को आप बता सके। ठीक है, मैं अपने कोचिंग संस्थान में बच्चों को ये सिखाता हूँ किस तरह से आंसर राइटिंग करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उनकी कॉपी को चेक कर करके मैं देता हूँ कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लक्ष्य सिविल सर्विसेज कोचिंग से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओके, धन्यवाद। लेक्चर को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं हम अगले वीडियो में जहाँ पे हम सब चर्चा करेंगे बीपीएससी के पूरे होल सिलेबस पे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।